नमस्ते विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोब आपने देखा होगा, ग्लोब वर्ड से बना है। ग्लोबलाइजेशन विश्व से वैश्वीकरण, संपूर्ण विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो प्रवाह है वह वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है। प्रवाह से पता है आप लोगों को, प्रवाह नदियों का जिस तरह प्रवाह होता है, जलधारा, उसी तरह एक जगह से दूसरी जगह बहना, ये प्रवाह कहलाता है। तो आज हम लोग देखते हैं वैश्वीकरण के बारे में। तो वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण मैंने आपको बतलाया क्या है। वैश्वीकरण वस्तुओं एवं सेवाओं का संपूर्ण विश्व में या फिर एक देश से दूसरे देश पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर जिसे कहते हैं हम, इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रवाह है वह क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था पढ़ाते आए हैं पहले के चैप्टर्स में, पहले के वीडियोस में, आप लिंक नीचे दिया हुआ है, देखिएगा। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाकलाप वाला जो क्षेत्र है। आर्थिक क्रियाकलाप सीधी सी बातों में हम समझेंगे कि जहां लेन देन, व्यापार का कार्य, रुपये पैसे का कार्य होता है, वह क्या कहलाता है? आर्थिक क्रियाकलाप कहलाता है। तो आर्थिक क्रियाकलाप वाला जो क्षेत्र विशेष होता है वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होंगे वह किसके अंदर आएंगे? वह भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। तो प्रारंभ करते हैं यह चैप्टर हम, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। आज से कुछ वर्षों पहले तक अगर देखा जाए, 90 के दशक तक, 80 से 90 के ईस्वी के बीच में हमारे पास चयन की समस्या थी। अगर हम कोई एक वस्तु लेना चाहते थे, मान लीजिए मोटर गाड़ी, बाइक, जब लेना जाते हमारे पास गिना चुना कोई ब्रांड अवेलेबल हुआ करता था, रॉयल एनफील्ड और राजदूत। आप उसके बाद क्या हुआ? वैश्वीकरण के प्रभाव से क्या हुआ? आज हमारे पास कम से कम 20 हमारे पास ब्रांड अवेलेबल हैं, हर रेंज में हम जहां चाहें ले सकते हैं। इवन इफ कार की बात करें, एक छोटी सी वस्तु की बात करें, जूते की बात करें, तो 50 से ज़्यादा वेरिएंट्स, 50 से ज़्यादा ब्रांड्स हमें एक छोटी सी दुकान में मिल जाते हैं। तो ये सब कैसे संभव हो सका? ये सारा चीज संभव हो सका वैश्वीकरण से। ठीक है। तो वैश्वीकरण में जो अहम रोल अदा करती है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वह है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किन्हें कहते हैं? एक से अधिक देशों में यदि उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व हो तो वैसी कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। हम जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि कोई एक कंपनी है हमारे पास, कोई एक कंपनी है, ए कंपनी, यह लैपटॉप बनाती है। क्या बनाती है? लैपटॉप बनाती है। तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वह कोरिया में बनता है। उसका जो स्क्रीन है, डिस्प्ले, वह चाइना में बनता है। उसका जो मदरबोर्ड है वह जापान में बनता है। उसका जो चार्जर है वह सपोज अमेरिका में बनता है। उसका जो कस्टमर केयर है वह भारत में है।
और मान लेते हैं यह कंपनी कहां की है, रूस की है। जरा देखिए, रूस की कंपनी क्या बना रही है, लैपटॉप बना रही है। कीबोर्ड कहां, कोरिया में, स्क्रीन कहां, चाइना में, मदरबोर्ड जापान में, और अन्य सामान जो लगता है वो रूस स्वयं बना रहा है। कस्टमर केयर कहां है, भारत में है। चार्जर कहां है, अमेरिका में बन रहा है। सबको एक जगह असेंबल्ड किया जा रहा है और पूरी दुनिया में क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कंपनी कैसी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो मैं फिर से बतला दूं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, जिनका उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व एक से अधिक देशों में है, वह क्या कहलाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाता है। तो ऐसा क्यों करती है कंपनी, कंपनियों को ऐसा करने का क्या वजह हो सकता है, वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों, वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला, जो हर कंपनी चाहती है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, और ज्यादा मुनाफा कब होगा, जब खर्च कम किया जाएगा, जो भी कॉस्ट है किसी वस्तु को बनाने में वह कम हो। और दूसरा, वस्तुओं के लिए नए बाजार या नए खरीदार उपलब्ध हों। तो इन दोनों कारणों से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला। चलिए हम देखते हैं वैश्वीकरण के प्रभाव, क्या प्रभाव, वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव की अगर बात किया जाए तो देखिए, किसी भी घटना के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो वैश्वीकरण के भी दो तरह से प्रभाव हो सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्मों में वृद्धि, ढांचागत विकास, विदेशी मुद्रा का प्रवाह, सेवा क्षेत्र में उन्नति, गुणवत्ता में सुधार, प्रतियोगिता। नकारात्मक प्रभाव, श्रमिकों का शोषण, प्राथमिक क्षेत्र की उपेक्षा, निर्धनता, लघु उद्योगों के लिए हानिकारक, प्रतिस्पर्धा, नकारात्मक सामाजिक परिवर्तन। अब तो इतने गति के साथ इतने स्पीड में बोल दिया गया। देखिए, वस्तुओं एवं सेवाओं के किस्मों में वृद्धि, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूं। अगर वैश्वीकरण लागू हो गया, वैश्वीकरण है, विश्व के सभी देश बाजार में सम्मिलित हो रहे हैं, तो हमें किसी भी वस्तु का या सेवा का कई सारे वेराइटीज, कई सारे किस्म मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, तो यह क्या कहलाता है, वस्तुएं एवं सेवाओं के किस्मों में वृद्धि। ढांचागत विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा, बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, तो क्या होगा, औद्योगिक विकास होगा क्षेत्र का। विदेशी मुद्रा का प्रवाह होगा, यदि विदेश से कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करेंगी या हमारे यहाँ से कुछ वस्तुओं का निर्यात विदेश में होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। यहाँ पर एक, जब विदेशी मुद्रा की बात करते हैं तो एक शब्द आता है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या है, विदेशी निवेश, विदेशी निवेश क्या है, विदेशों से हमारे देश में जो पूंजी लगाई जाती है किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कंपनी को, किसी फर्म को स्थापित करने के लिए, उत्पादन के लिए, बाजार के लिए, अगर विदेशों से हमारे यहाँ कुछ पूंजी लगाई जाती है तो वह क्या कहलाता है, विदेशी निवेश कहलाता है। चलिए नकारात्मक पहलू की ओर, या उसके बाद आते हैं हम लोग सेवा क्षेत्र में उन्नति। यदि क्या होगा, वैश्वीकरण होगा तो सेवा क्षेत्र में उन्नति होगी, लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी, अलग अलग गुण, अलग अलग क्वालिफिकेशन में आगे बढ़ेंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा, किसी भी चूंकि कंपटीशन होगा, प्रतियोगिता आएगी, तो लोग अपनी वस्तुओं को सही, अपने मूल्य को सही रखना चाहेंगे, तो उस गुणवत्ता में काफ़ी सुधार होगा। नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, वैश्वीकरण से श्रमिकों का शोषण प्रारंभ हो जाता है। अगर हमारे यहाँ श्रमिक हैं अधिक, उनका जो है पारिश्रमिक है, उनका वेतन अधिक है, तो वैश्वीकरण वाली कंपनियां कहाँ शिफ्ट हो जाती हैं, जहां लेबर चार्ज कम है। तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों का शोषण प्रारंभ हो जाता है, वो कम कीमत पर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र की उपेक्षा, पूरा वैश्वीकरण जो है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक मैंने क्लास लिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो पूरा
वैश्वीकरण जो है द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्रों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। इस क्षेत्र में निर्धनता आप देख रहे होंगे, 90 के दशक में वैश्वीकरण जो है चरम सीमा पर रहा और अभी तक है, लेकिन निर्धनता या गरीबी मिटने का नाम नहीं ले रही है। लघु उद्योगों के लिए हानिकारक। हम जानते हैं कि किसी भी तालाब में कहावत हमने सुना है कि बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाती है। जब बड़े बड़े उद्योग, विश्व के नामी गिरामी उद्योग आते हैं तो छोटे छोटे उद्योग क्या होता है? समाप्त हो जाता है, उनको वो ली जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है कि या तो हम में मर्ज कर जाओ, नहीं तो क्या करेंगे? हम तुमको समाप्त कर देंगे। प्रतिस्पर्धा, भयंकर प्रतिस्पर्धा का दौर चलता है और बड़ी कंपनियां कुछ दिन घाटे में रहकर भी छोटी कंपनियों को बंद करने पर तुले हैं। आगे 11-12 क्लास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा भी करेंगे। और नकारात्मक सामाजिक परिवर्तन क्या होता है वैश्वीकरण से? हमारा जो समाज है वह कभी भी अच्छे, जो यूथ है खासकर, वह अच्छी चीजों का अनुकरण बाद में करता है और बुरी चीजों का अनुकरण पहले करता है। हम वैश्वीकरण के कारण हमारे रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, हमारे खर्च, हमारे लाइफ स्टाइल को हम बहुत जल्द बदल लेते हैं कि हम अमेरिका वालों जिसकी तरह पहनेंगे, हम उनका हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी गाड़ियां वो सब विदेशों की तरह होंगी। लेकिन किस तरह हमारा आय किस तरह से होगा, हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बढ़ेगा, हमारा जो क्वालिफिकेशन किस तरह से बढ़ेगा, इस पर हमारा ध्यान बहुत धीरे धीरे जाता है। तो इससे अल्प विकसित और विकासशील देशों में इसकी भी एक हानि हो। देखिए कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से जो है उत्पादन या स्वामित्व पर नियंत्रण करती है, जरा देखिए। उत्पादन करती है सबसे पहले फर्म स्थापित करके, अगर नहीं हुआ तो कोई भी घरेलू उद्योग वहां का हो तो क्या करता है, वह उसके साथ साझेदारी करता है कि भाई हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, हम अपने ब्रांड का नाम देंगे, तो इतना इतना पार्टनरशिप रहेगा, तुम उत्पादन करो। अदरवाइज क्या करता है, छोटे उद्योग को खरीद लेता है सीधा सीधी। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा कि एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी कारगिल फूड्स ने भारत में आकर जो खाद्य प्रोडक्ट बनाती है, रिफाइंड तेल और सरसों का तेल बनाने वाली कंपनी है परक फूड्स, उसको खरीद लेती है। परक फूड्स एक जाना माना नाम था, लेकिन उसके पास पूंजी कम था, छोटी कंपनी थी, तो इसलिए उसका मार्केट छोटा था। अब कारगिल फूड्स के अंडर में वो काम करने लगा तो परक फूड्स को भी क्या मिल गया, एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया और कारगिल फूड्स को एक स्थापित पूर्ण रूप से स्थापित किया हुआ एक कंपनी मिल गया। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए और क्या किया उन्होंने, पूरे क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट विस्तारित कर दिया। तो इस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, अपना प्रोडक्ट को स्थापित करती है। वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखिए आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है। 2 कारक हैं मुख्य रूप से वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले। पहला है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संचार प्रौद्योगिकी और परिवहन प्रौद्योगिकी। संचार प्रौद्योगिकी के तहत मोबाइल है, कंप्यूटर है, हाई स्पीड इंटरनेट है, डाटा है, वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, ईमेल है, ये सारे क्या किसके अंतर्गत आते हैं, ये सारे आते हैं संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत। मैं यहाँ घर पर बैठा बैठा पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ घर पर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। अमेरिका में कुछ इनोवेशन हो रहा है, भारत में पता चल रहा है। रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, कहाँ पर बम गिरा रहा है, हम घर बैठे देख पा रहे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो सका है, संचार प्रौद्योगिकी के कारण। तो संचार प्रौद्योगिकी के कारण वस्तु एवं सेवाओं की स्थिति का पता हम घर बैठे, कोई भी कंपनी, ये भारत की एक कंपनी है, उसे पता चल रहा है कि भाई मलेशिया में टमाटर की कमी हो गई है, ठीक है, तो टोमेटो प्रोडक्ट और टोमेटो सॉस और टोमेटो केचप वहां बिकेगा। तुरंत पता चल गया और तुरंत यहां से उसका हेल्प करने के लिए क्या है, परिवहन प्रौद्योगिकी। बड़े बड़े जहाज में लाद दिए, यहां से प्रोडक्ट भेज दिए, ठीक है। जैकेट पहनना है, ठंडा दिन में आ रहा है, पता चला अफ्रीका में जो है ऊन ज्यादा मिल रहा है, कपास की बिक्री हो रही है और ऊन सस्ता मिल रहा है, वहां से कपास आ गया।
ये कैसे संभव हो सका है? संचार प्रौद्योगिकी और परिवहन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ठीक है। और दूसरा जो है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उदारीकरण क्या है अर्थशास्त्र में। मैं आपको बता दूं, देखिए मैंने लिख कर रखा है, व्यापार अवरोधक को कम करना। अब आप पूछिएगा कि ये व्यापार अवरोधक क्या होता है। उदारीकरण को एक अच्छे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जरा देखिए, ये हमारा देश है, क्या है हमारा देश। यहां एक कंपनी है, यह क्या बनाता है? जूता बनाता है। ये जूता बनाता है और जूता बनाता है 200 रुपये में। अब एक ही कंपनी है, कहीं से बाहर से कोई आना जाना नहीं है, क्योंकि यह इकोनॉमी क्या है? बंद है। इसको क्या कहते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण लागू नहीं है। हम बाहर से किसी को, हमारे पास एक ऑप्शन है कि जूता पहनना है तो ये 200 रुपये में ये जूता लेना होगा, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। अब क्या हुआ? मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, गए विदेश में, अमेरिका से आए, देखे नया जूता चमचमाता हुआ। अरे ये जूता कहां से आ गया आपके पास? कि अमेरिका में बन रहा है ये जूता। कितना में मिला? 160 रुपया में। 160 रुपया में इससे अच्छा जूता अमेरिका में। ऐसा काहे हो गया भाई? तो क्यों नहीं उसको हमने यहां पर बुलाए। तो 1995 में जब WTO की स्थापना हुई तो उसने उदारीकरण पर बल दिया कि भाई तुम खोलो अपना रास्ता को, बाहर के देशों को आने दो, तुम्हारे यहां का लोगों को सस्ता सामान मिलेगा। तो चलो भाई, सस्ता सामान मिलेगा, इसको आने देते हैं। अब इसको जब हम यहां आने दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? अभी कंपनी परेशान, यह कंपनी परेशान कि अगर अमेरिका वाला यहां पर आके 160 में बेचेगा तो हम क्या भूखे मरेंगे? फिर चकराया दिमाग कि भाई ये भी बात सही बोल रहा है। तो बोले कि चलो ऐसा करो कि तुम भी कुछ कंप्रोमाइज करो, हम भी कुछ कंप्रोमाइज करते, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां पर एक बैरियर लगा दिया, ए रुको जी, 160 रुपया में जो तुम लेके आ रहा है प्रति जोड़ी जूता, जैसे ही तुम भारत के बाउंड्री में घुसेगा तो तुमको 20 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रशुल्क, टैरिफ निर्धारित कर दिए। अब क्या हुआ? अमेरिका से जो जूता आ रहा है वो 180 रुपया में आ रहा है। तो इंडिया वाला को कहा गया कि भाई देखो, अब तुम भी ये 200 रुपया जो मोनोपोली तुम्हारा भी नहीं चलेगा, अब तुम भी कुछ कम करो। अब पब्लिक को 180 रुपये में 2 वेरिएंट अवेलेबल है, या तो आप इसको चयन कीजिए या इसको चयन कीजिए। तो चयन, अब मैंने पहले ही कहा था कि अब ये भी आप ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसका भी दाम कम हो गया 180 रुपया, ये दोनों इक्विवेलेंट में आ गए। इसके बावजूद देख रहा है कि पब्लिक अब उधर फिर से भाग रहा है, झुकाव उधर है, मल्टीनेशनल कंपनी का सामान की ओर ये फिर पहुंचा। ठीक है कि सरकार क्या करें, अब तो सब उसी को खरीद रहा है, सामान हम दाम अपना कम कर दिए। फिर बोलता है ठीक है ऐसा बात है तो ऐसा करते हैं, अब इस बार हम क्या करते हैं, यहां से जो आएगा उसका एक कोटा निर्धारित कर देते हैं कि एक महीना में 500 जोड़ा से ज्यादा जूता नहीं ला सकता है जी, एक महीना में। तो अगर यहां पर खर्चा है 1000 जोड़ा का बिक्री होना है तो क्या होगा, 500 जोड़ा तो तुमसे ही खरीदेगा। 500 जोड़ा अगर सारा लोग उधर, अगर 500 से कम ले और तुम्हारे पास ज्यादा ले चलेगा, लेकिन अगर सारा उसका बिक जाए तो भी 500 जोड़ा ही बिकेगा। तो ये सारे चीज क्या कहलाते हैं, व्यापार अवरोधक कहलाते हैं, ट्रेड बैरियर कहलाते हैं। ट्रेड बैरियर का क्या उद्देश्य है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण देना और घरेलू जो लोग हैं, जनता है, उनको बाहरी विदेशी व्यापार से क्या करना, संरक्षण देना। ये जैसे कोई कंपनी खोल रहा है तो कोई कंपनी में हम लगा दिए कि ये लाइसेंस चाहिए, ये फलाना चाहिए, तो इससे क्या फायदा है, घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिलता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, इनकम भी होता है। तो ये होता है ट्रेड बैरियर। उदारीकरण क्या कहता है, उदारीकरण कहता है ये वाला बैरियर है इसको हटा दो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, ई क्या बोल रहा है कि वाला हटा दो। बोले काहे हटा दे, बोले विश्व का सब देश यहां घुसेगा और व्यापार करेगा। तो जिसको कहते हैं उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद समझते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी
आई थी भारत में और व्यापार करने, भारत को गुलाम बना दी। तो जब किसी जगह पर, किसी स्थान पर व्यापार के जरिए आर्थिक रूप से उसको गुलाम बनाकर उसको शासन कर लिया जाए तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ये उपनिवेशवाद की पद्धति कौन अपनाता है? जो विश्व के अन्य विकसित देश हैं, उन्होंने WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की जेनेवा स्विट्जरलैंड में 1995 ईस्वी में, और कहा कि सभी देशों में लिबरलाइजेशन को लागू किया जाए, उदारीकरण को लागू किया जाए। और उदारीकरण के फलस्वरूप क्या होगा कि सभी देश घुसेंगे। इससे क्या होगा? जो अल्प विकसित, अविकसित देश हैं, कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके छोटे उद्योगों को काफी हानि होता है, वहां के उद्योगों को ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो यह एक छोटा सा प्रयास था वैश्वीकरण को समझाने का। आगे वैश्वीकरण के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स के साथ, एक ही वीडियो में कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, कुछ ज़्यादा टॉपिक्स, कुछ इसके प्रश्नोत्तर एवं अन्य टॉपिक्स के साथ हम जल्द मिलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हम जल्द मिल रहे हैं आपसे अपने नए वीडियो के साथ। नमस्कार।